तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और सुब्रतो घोष जी की तरह शानदार अपने घर में बेहतरीन तैयारी के साथ आवाज फ्रेश नहीं आ रहा है सर। और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्या बात है सुब्रतो घोष जी, कैसे हैं? शानदार सर। अरे वाह, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया है। तो बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं, राहुल शर्मा जी जुड़ गए और हमारे जो भी साथी जगह हैं वो जुड़ जाएं और जो नहीं जगह हैं कल जुड़ेंगे। मैं एकदम एयर पे रहता हूँ, है ना सुब्रतो जी? लाइव एकदम जुड़ सर। सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अच्छा लगता है आपको? एकदम सर। मजा आ रहा बहुत है अच्छा सीखने लग, में? बहुत मजा सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप सभी साथियों को नमस्कार औपचारिक तौर से, और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। और जब आज इतना फेस्टिवल मना रहे हैं तो आप सभी को मेरी ओर से मेरी क्रिसमस, क्योंकि आज का दिन काफ़ी साथियों के लिए बहुमूल्य है और आज बहुत सारे फेस्टिवल आज मना रहे हैं। आप सबसे बड़ा फेस्टिवल तो ये मेरी क्रिसमस है, क्योंकि इसको दुनिया भर में मनाया जाता है। और जो हमारे क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं आज को एक बड़ा उत्सव के तौर पे मनाते हैं। और आज एक यीशु मसीह, जिसे भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, उसके पुत्र के रूप में मानते हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाता है 25 दिसंबर को। पूरे विश्व में मनाए जाने वाला ये पर्व है। तो बहुत सारे साथी आज एक दूसरे को अपने परिवार में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चर्च जाते हैं और शांति का उपदेश सुनते हैं। साथ ही साथ जो भगवान ने आपको भेजा है किस उद्देश्य के लिए, आपका एक रोल डिसाइड है, उसके बारे में प्रार्थना करते हैं और बच्चों में खुशियां बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। ज्यादातर ये वाला हिस्सा जो है अच्छा लगता है, गिफ्ट बांटते हैं ना। सांता क्लॉज आएंगे मतलब वो गिफ्ट बांटेंगे। तो ये आज के त्यौहार की मेरी ओर से शुभकामनाएं और दुआ आपको है। भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। अरे वाह, कौन साथी है? मजा आ गया है। कौन? नीरज पांडे सर। अरे पांडे जी, बहुत बढ़िया। और पांडे जी, क्या शुभकामनाएं दे दी आपने सभी साथियों को? आप सभी लोगों को सर मैरी क्रिसमस। मेरी ढेर किस्मत। सारी खूब। बहुत बढ़िया। तो आज के इस उत्सव पर लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मिठाइयाँ गिफ्ट भेजते हैं। खास करके जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं अपने घरों को साफ करते हैं। और आज के दिन जो यीशु मसीह, जिनको वो भगवान के रूप में मानते हैं, उनका पुत्र के रूप में जानते हैं, तो उसका जन्मदिन था, इसलिए खुशी और उल्लास मनाते हैं। तो आप देखे होंगे भारत में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं कहीं ना कहीं वो पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं और उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि जीवन की सार्थकता आपकी सुनिश्चित हो पाए और आप जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं उस सद्विचारों को अपने अमल करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है और सबको सद्भावना के साथ, प्यार के साथ रहने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से। साथ ही साथ एक और भी आज हिंदू प्रथा के आधार पर एक तुलसी पूजा का भी महत्व हो रहा है। आज तुलसी दिवस भी मनाए होंगे, है ना नीरज जी? आज तुलसी विवाह, तुलसी पूजा दिवस भी मनाए होंगे, जिसमें हिंदू परंपरा के अनुसार सभी घरों में देखिएगा एक तुलसी का पौधा रखा जाता है। और जब तुलसी का पौधा घर यस में सर। रखा जाता है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उसमें माँ देवी लक्ष्मी का वास होता है, जो कि सुख समृद्धि की देवी है। तो जी। जब आप तुलसी जी की पूजा करते हैं तो अपार सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी पौराणिक कथा है। और हम लोग ऐसा मान के भी चलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तुलसी में ही माँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। और जो तुलसी की पूजा करते हैं उनको जो है अपार कृपा बरसती है। तो जिस तरह आप लोग प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आस्था में भी अगर भरोसा रखते हैं तो आस्था में क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है रिकलेक्ट हो पाते हैं और हम जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं उसमें बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिवाइज गाइडलाइन ऑन सीजीटीएमएससी स्कीम। सीजीटीएमएससी स्कीम में परिवर्तन किया गया है 30 नवंबर 2022 को।
जो इफेक्टिव हुआ 1 दिसंबर 2022 से। तो अगर सवाल पूछा जाए कि नया गाइडलाइन कब से लागू हुआ, तो सुब्रतो जी क्या उत्तर होगा आपका? सीजीटीएमएससी में जो नया गाइडलाइन है बैंकों को कब से कहा गया कि ये प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा? तो वो होगा 1 दिसंबर 2022। तो पहला सवाल अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया कि सीजीटीएमएससी के जो नए गाइडलाइन है कब से इफेक्टिव हो जाएंगे, तो वो उत्तर होगा 1 दिसंबर 2022। तो भले ही सीजीटीएमएससी में जो गाइडलाइन आए हैं 30 नवंबर को, लेकिन उसका इफेक्टिव डेट है 1 दिसंबर 2022। अब बात करते हैं सीजीटीएमएससी के बारे में। तो सीजीटीएमएससी एक बैंकिंग में आमूलचूल परिवर्तन लेके आया और एक नए इनिशिएटिव के तौर पर आया, क्योंकि जब भी जो भी ऐसे एमएसएमई के सेक्टर में जो नए बिजनेस आइडिया के साथ एंटरप्रेन्योर बैंकों से वित्त सहायता प्राप्त करने के लिए जब बैंकों के पास आते हैं, तो बैंकों के पास एक कोलेटरल सिक्योरिटी का इशू होता है। और कोलेटरल सिक्योरिटी न होने की वजह से अगर एक अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ अगर कोई एंटरप्रेन्योर बैंक में आता है तो उसको लोन देने में दिक्कत होती है, क्योंकि बैंकों की गाइडलाइन जो है, बैंकों का दो मुख्य काम है। एक मुख्य काम है कि लोगों से पैसा जमा करना और उसी पैसे को लोन के रूप में इन्वेस्ट करना। मतलब लोगों के पास पैसा जमा करने, जहां पैसा है उसको हम बैंक में लेंगे और जहां जरूरत है उसको पैसा पहुंचाएंगे। तो जब एक नया एंटरप्रेन्योर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ बैंक में आएगा तो हमको उसको पैसा देना है। लेकिन बैंकों की गाइडलाइन क्या कहा गया है कि बैंक पैसा उस देगी सिक्योर्ड पैसा। सिक्योर्ड पैसा का मतलब क्या है? बैंक दोनों तरह से उनके पास ये अधिकार होना चाहिए वसूली का। अगर बिजनेस चल गया तो वसूली आ गई तो बढ़िया, अगर बिजनेस नहीं भी चला है तो भी बैंक का पैसा सुरक्षित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसी दूसरे ग्राहक का है, ये पैसा किसी दूसरे ग्राहक का है। तो इन चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने एक नया ट्रस्ट बनाया जिसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। सो स्कीम इज ऑपरेटेड बाय सीजीएफटी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ये स्कीम जो है ये ऑपरेट किया जाता है और इसकी स्थापना की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और सिडबी के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सिडबी ने मिलकर इसकी स्थापना की, जो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। और एक ट्रस्ट बनाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जो सिडबी है दोनों ने मिलाकर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया और उसका नाम दिया CGTMSE। और इसका देखिए फुल फॉर्म भी अभी तक पूछा जा रहा है, तो फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, तो इसी से ही दो सवाल आ गए। फुल फॉर्म क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो जो इंटरप्राइजेस में माइक्रो एंड स्मॉल है और एक होता है मीडियम। तो आप तो डेफिनेशन में बार बार सवाल आता है 3 का कि माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या है, स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या है और मीडियम। तो ये जो स्कीम है CGTMSE ये है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है। तो इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। अगर पूछेगा सवाल कि ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है, देन द CGTMSE इज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी। तो ये तो सवाल आएंगे तो आप लोग कर ही लेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है जो मैं बताया कि अगर कोई अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ हुनरमंद अगर कोई बोरोवर या कस्टमर आता है तो उसको हसल फ्री लोन प्रोवाइड करना विदाउट कोलेटरल, विदाउट गारंटी, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लोन विदाउट ऑब्टेनिंग कोलेटरल एंड थर्ड पार्टी गारंटी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे जब CGTMSE की, तो आप देखिए क्रेडिट गारंटी जो फंड ट्रस्ट है, तो शंकर सिंह जी नमस्कार कर रहे हैं सभी को, 3 बार नमस्कार किए हैं भैया, हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार किए हैं। तो हमारे सभी साथियों को मैं वो पहुंचा दिया, इंडोर्स कर देता हूँ, है ना, वो पे ही बनाते हैं मेरे को और फिर मैं इंडोर्स कर देता हूँ आप सभी को। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर CGTMSE की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, ये सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी के द्वारा जुलाई 2000 में। तो जुलाई 2000 में इसकी स्थापना की गई है और स्थापना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी ने किया।
पुष्पेंद्र कुमार सोनी जी, वाह, बहुत है ना, कहाँ से बोल रहे हैं ये? एकदम चिरमिरी तरफ से बोल रहे होंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी ने जुलाई 2000 में बनाया, और जुलाई 2000 के बाद गवर्नमेंट ने इस योजना में ऐसे जो ग्राहक हैं जिनके पास कोलेटरल नहीं है, जिनके पास कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को वित्त प्रदान करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया, जो ट्रस्ट उनके लिए खड़ा होगा और उनको सिक्योरिटी प्रदान करेगा, उनको जो है गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। इनिशियल कॉर्पस जो है गवर्नमेंट ने 2500 करोड़ का रखा, 2500 करोड़ का कॉर्पस रखा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी का रेशियो है 4:1। तो गवर्नमेंट का 4 रेशियो है और सिडबी का 1 रेशियो है। तो 2500 करोड़ का इनिशियल कॉर्पस था उसका, और स्कीम जो है 1 अगस्त 2000 से इफेक्टिव हुआ। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सीजीटीएमएससी का, कि जुलाई 2000 में इसकी स्थापना की गई, 2500 करोड़ से शुरू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी के रेशियो 4:1 में थे, और स्कीम जो है 1 अगस्त 2000 से ये एग्जिस्टेंस में आया। अब बात करते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछता है कि एमएसएमई क्लासिफिकेशन, जो रिवाइज क्लासिफिकेशन आया एमएसएमई का, इसमें एक कंपोजिट क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग इंडस्ट्री में एमएसएमई के तहत एक परिवर्तन किया गया क्लासिफिकेशन में, कि एमएसएमई में जितने भी एंटरप्राइजेस आएंगे उनको आप नए तरीके से देखा जाएगा कि उनका उस उद्योग धंधे को लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है और उसका टर्नओवर कितना है। ये 2 क्राइटेरिया को कंपोजिट क्राइटेरिया कर दिया, और इस क्राइटेरिया के आधार पर एक पैमाना रख दिया कि इसको स्मॉल कहेंगे, इसको माइक्रो कहेंगे, इसमें मीडियम कहेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री अलग अलग थे, लेकिन इसमें दोनों के लिए कंपोजिट क्राइटेरिया कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग जो एंटरप्राइजेस होते हैं जिनमें किसी का उत्पादन होता है, और सर्विस इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जो उत्पादित वस्तुओं का वो ट्रेडिंग करते हैं या उसमें सर्विस प्रदान करते हैं, या गुड्स को मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुंचाते हैं। तो जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे वहां पर उत्पादन होगा, जहां सर्विस इंडस्ट्री होंगे गुड्स का लेन देन होगा या सर्विसेज प्रोवाइड होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों के लिए अगर माइक्रो इंटरप्राइजेस है तो सो इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़। अगर किसी उद्योग धंधे को लगाने में उसकी पूरी लागत है 1 करोड़ की तो वो माइक्रो कहलाएगा, और उसका टर्नओवर अगर 5 करोड़ का है, 5 करोड़ तक है, तो माइक्रो कहलाएगा। स्मॉल कैटेगरी के लिए कहा गया है 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है तो उसको स्मॉल कैटेगरी का इंटरप्राइजेस कहेंगे, अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ तक है। और इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ तक है और टर्नओवर जो है 250 करोड़ तक है, मीडियम कहलाएंगे। और जहां भी ये तक की बात हो रही है तो 10 करोड़ से ऊपर हो गया तो मीडियम में चला जाएगा। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। हायर स्केल में कभी ऐसा कह देता है कि स्मॉल, इसमें बोलेगा इन्वेस्टमेंट है 9 करोड़, टर्नओवर है 100 करोड़, तो कौन सा यूनिट हो जाएगा? हाँ जी, कौन सा यूनिट हो जाएगा शंकर जी? स्मॉल। स्मॉल। अगर इन्वेस्टमेंट है 9 करोड़ और टर्नओवर है 100 करोड़ तो कौन सा यूनिट हो जाएगा? 100 करोड़ का टर्नओवर है ना, टर्नओवर ज्यादा हो गया तो मीडियम में चला जाएगा। हाँ जी, ठीक है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और इसमें देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ का है, 1 करोड़ तक है तो माइक्रो कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ तक है तो स्मॉल कहलाएगा, और इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ तक है तो मीडियम कहलाएगा। और उसका 5 गुना कर देंगे तो आप उसका टर्नओवर पा जाएंगे, टर्नओवर पा जाएंगे। तो बराबर है। यहाँ पर देखिए सीजीटीएमएससी में लिखा गया है, क्या लिखा गया है यहाँ पर? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये फंड बनाया गया है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया गया है, क्योंकि 1 करोड़ तक तो माइक्रो में आ जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर है तो स्मॉल में आएगा। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कवर करता है। तो आइए आगे जानते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। चूंकि इस सीजीटीएमएससी कवरेज में पूरा कवरेज 2 करोड़ का लिया जाता है, तो 2 करोड़ का लिया जाएगा तो 2 करोड़ तक के जो यूनिट होंगे वो कौन से कैटेगरी के कहलाएंगे शंकर जी? अगर 2 करोड़ तक का
अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो कौन सा इंटरप्राइजेस कहलाएगा? इस माइक्रो, स्मॉल या मीडियम? स्मॉल। स्मॉल स्मॉल। कहलाएगा। तो इसीलिए 1 करोड़ तक माइक्रो आता है और 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक स्मॉल आएगा। तो चूंकि इसमें गारंटी कवरेज 2 करोड़ तक है, इसीलिए यहाँ पर जो है 2 करोड़ तक के लोन को यहाँ पर शामिल किया जाता है इस स्कीम के तहत, इसीलिए इसको माइक्रो एंड स्मॉल के लिए कहा गया है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन फॉर फंड बेस एंड नॉन फंड बेस विल बी 2 करोड़ 200 lakhs। तो ये ज्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल है इस CGTMSE में कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा, तो 2 करोड़ है। यूनिट शुड बी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सही बात है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होना चाहिए। मान लीजिए शंकर जी, किसी यूनिट में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास 2 करोड़ का लोन लेने आ गया और बोलेगा CGTMSE मुझे कवरेज दो। कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो यूनिट मीडियम कैटेगरी में है। भले ही वो आपसे लोन 2 करोड़ का मांग रहा है, लेकिन आप उसको कवरेज नहीं देंगे, क्योंकि ये कवरेज जो है ओनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। तो उसके लिए आप उनके पिछले बैलेंस शीट में देखेंगे कि उस कंपनी, उस इंडस्ट्री को बिठाने के लिए उसकी लागत कितनी है, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी इन द क्राइटेरिया ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। लोन इज गिवन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी। तो जब ये इनिशियली चालू हुआ था, उस समय ये योजना ऐसे दी गई थी कि कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको हाइब्रिड सिक्योरिटी का नाम दिया गया, कि अगर बारवर कहता है कि भाई थोड़ा सा मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे को डिफरेंस अमाउंट का दे दो, कवरेज दे दो, तो ये हाइब्रिड सिक्योरिटी भी एक्सेप्ट किया गया। जब इनिशियली ये योजना आई थी, उसमें यह था कि किसी भी प्रकार का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएंगी। बाद में हाइब्रिड सिक्योरिटी को इसमें इंक्लूड किया गया। उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि अगर ग्राहक के पास कुछ सिक्योरिटी है तो भाई उतना अमाउंट लेस कर दीजिए, क्योंकि उसको जो है प्रीमियम चार्ज कम पड़ेगा, उसको जो है उसकी फीस कम देनी पड़ेगी, उसकी जो गारंटी फीस है कम देना पड़ेगा, इसीलिए वो हाइब्रिड सिक्योरिटी को एक्सेप्ट किया गया। तो CGTMSE ने समय समय पर बहुत बदलाव किए और उस बदलाव के तहत एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। CGTMSE has introduced a hybrid security product allowing guarantee cover for the portion of credit facility not covered by the collateral security। अगर मान लीजिए 2 करोड़ का लोन है और कस्टमर के पास 1 करोड़ का सिक्योरिटी है, तो बचा हुआ 1 करोड़ पे कवरेज लगेगा, गारंटी कवरेज लगेगा, तो फीस भी बचे हुए हिस्से के लिए होगा। जो भी सिक्योरिटी दिया है वो लेस करके गारंटी कवर लिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके जो एलिजिबल बारोवर कौन होंगे, एलिजिबल बारोवर की एक्टिविटी क्या होगी। तो MSME एक्ट के 2006 के अंदर समय समय पर उसमें MSME के तहत एक्टिविटी टाइप जो है सेलेक्टेड एक्टिविटी को इंसर्ट किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है। तो MSME एक्ट 2006 के अनुसार नए और एग्जिस्टिंग जो MSME यूनिट हैं उनको एलिजिबल है। मतलब जो भी एक्टिविटी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी, अगर वो एक्टिविटी MSME एक्ट 2006 के तहत MSME यूनिट के रूप में क्लासिफाइड है तो एलिजिबल होगा। क्रेडिट फैसिलिटी एक्टिविटी अंडर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें CGTMSE कवरेज में एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, और इसको सर्विस इंडस्ट्री की तरह देखा गया है। रिटेल एंड होलसेल ट्रेड ये शामिल किया गया है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा इनको भी शामिल किया गया है। तो ये एलिजिबल बारोवर हैं। एक तो MSME 2006 के अनुसार ऐसी कोई एक्टिविटी जो MSME के लिए क्लासिफाई की गई है, साथ ही साथ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर को भी शामिल किया गया है, रिटेल होलसेल ट्रेड और एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। तो कई बार मान लीजिए आपको ऑप्शन में इस तरह से सवाल आएंगे तो आप उनको सही तरीके से देख पाएंगे। अगला है ऐसे कौन से क्रेडिट फैसिलिटी हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई जो क्रेडिट फैसिलिटी है ऑलरेडी DICGC से कवर्ड है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये एक है कि अगर DICGC से कवरेज लिया है तो ये कवरेज नहीं होगा। और गवर्नमेंट का अगर कोई दूसरा गारंटी कवरेज है उसमें,
तो इसमें कवरेज नहीं मिलेगा। अगर कोई मुद्रा गारंटी के तहत एनसीजीटीसी में भी कवरेज है तो इसमें गारंटी कवरेज नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सीजीटीएमएससी कवरेज ऐसे क्रेडिट फैसिलिटी में मिलेगा जिसमें किसी और तरीके से गारंटी कवरेज नहीं लिया गया है, एक्सेप्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी लिया है तो उसका डिफरेंस अमाउंट कवरेज मिल जाएगा। सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है अभी टीएमएससी में 30 नवंबर 2022 को, वो अभी आपके स्क्रीन पर है और ये इफेक्टिव है 1 दिसंबर 2022 को। आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्क्रीन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गारंटी कवरेज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। गारंटी कवरेज का मतलब ये होता है कि जो भी बोरोवर को लोन देंगे, मैक्सिमम लोन की एक सीलिंग है, मैक्सिमम लोन अगर उतना दिए हैं तब वो गारंटी कवर मिलेगा। अगर उससे ज्यादा लोन दिए हैं तो गारंटी कवरेज सीजीटीएमएससी के तहत नहीं होगा। तो उसकी एक सीलिंग है 2 करोड़ का। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। अगर रीजनल रूरल बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इसका गारंटी कवरेज होगा 50 लाख। एफआईज हैं तो 50 लाख गारंटी कवरेज है। तो गारंटी कवरेज का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोन की बात हो रही है। अगर मैक्सिमम लोन 50 लाख का है तो उसमें कवरेज उपलब्ध होगा, और कवरेज कितना उपलब्ध होगा बाद में देखेंगे। यहाँ पर लोन की बात हो रही है कि सीजीटीएमएससी कवर अप्लाई करने के लिए रीजनल रूरल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैक्सिमम लोन कितना होगा। अगर ये सवाल आया तो आपने 50 लाख टिक कर दीजिएगा कि इस योजना के तहत मैक्सिमम लोन 50 लाख वितरित किए जाएंगे। और एमएसएमई रिटेल ट्रेड्स में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए ये नया परिवर्तन किया है, वो है 200 लाख। तो ये पहले कितना था रिटेल ट्रेड के लिए राजू नयन जी? पहला वाला आप इसका सीजीटीएमएससी कवरेज देखे होंगे तो आपने देखा होगा रिटेल ट्रेड में कितना कवर था पहले था सर 1 करोड़ सर। ओके, 1 करोड़ था मैक्सिमम लोन और कवरेज कितना था? 50% था, है ना? कवरेज था 50%। तो इन दोनों में परिवर्तन हुआ है। तो आपने तो इस पूरे सीट में से मैं समझता हूं अगर सवाल आएगा तो यही सवाल आएगा जो रेड कलर में लिखा है मैंने, कि एमएससी रिटेल ट्रेड के लिए जो मैक्सिमम लोन है सीजीटीएमएससी स्कीम के कवरेज के अंदर मैक्सिमम लोन कितना है, तो आपने लिखना है 2 करोड़। ज्यादातर साथी 1 करोड़ लिख के आ जाएंगे क्योंकि ये अभी 1 दिसंबर 2022 को एक्टिव हुआ है। आने वाले प्रमोशन एग्जाम में ये बिल्कुल एक स्थान सुनिश्चित करेगा और 1 दिसंबर 2022 से ये 2 करोड़ हो गया। तो मैक्सिमम जो फाइनेंस है वो इसमें 2 करोड़ होंगे। परिवर्तन बस यही हुआ है, रिटेल ट्रेड में 1 करोड़ था, इसको बढ़ा के 2 करोड़ किया। आगे देखते हैं। अब परिवर्तन इस सीट में हुआ है गारंटी कवरेज में। गारंटी कवरेज में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। सीजीटीएमएससी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी मिला के जो सीजीटीएमएससी ट्रस्ट फंड है उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सहूलियत बढ़ा दिया है ग्राहकों के लिए। एक सहूलियत ये बढ़ा दिया कि सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए पहले 2 करोड़ था, आप बोला मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस इंडस्ट्री का जो मैक्सिमम लोन है उसको बढ़ा दिया। दूसरा क्या किया कि उन्होंने गारंटी कवरेज का परसेंटेज भी बढ़ा दिया। पहले गारंटी कवरेज मैक्सिमम जो गारंटी कवरेज था वो तो 75% था, लेकिन कुछ सेलेक्टेड एरियाज में जहां पर डिसएडवांटेज हैं ऑलरेडी, जहां के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने गारंटी कवरेज बढ़ा दिया। गारंटी कवरेज बढ़ा दिया तो ये उसका मकसद है कि ऐसे जगह में जहां लोग डिसएडवांटेज में हैं उनको लोन दिया जाए इस स्कीम के तहत। उसके पीछे का उद्देश्य ये है। तो आप देखिए माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या है राजू नयन जी? माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होता है सर? जिसका इन्वेस्टमेंट सर 1 करोड़ हो सर और उसका टर्नओवर 5 करोड़ है सर, वो माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएगा सर। बहुत बढ़िया, मतलब छोटे यूनिट। एक यूनिट को बिठाने के लिए अगर 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ रहा है, एक इंडस्ट्री बिठाने के लिए 1 करोड़ तक खर्चा आ रहा है तो माइक्रो में कहलाएगा। तो माइक्रो यूनिट के लिए अगर 5 लाख तक का क्रेडिट फैसिलिटी है तो उनका कवरेज 85% है। 5 से 50 लाख का है तो 75% है, और 50 लाख से 2 करोड़ तक है तो 75% है माइक्रो यूनिट्स के लिए। दूसरा,
माइक्रो स्मॉल enterprises located in north east region including सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश किए गए हैं सिक्किम को मिला के, क्योंकि उधर डिफिकल्ट होता है, दुर्गम इलाके हैं, तो वहां पर क्रेडिट फैसिलिटी अगर 50 लाख तक है तो गारंटी कवरेज जो है 80% किया गया है, और 50 लाख से 2 लाख तक गारंटी कवरेज जो है 75% किया है। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं जैसे वुमेन एंटरप्राइजेस का है, चाहे किसी भी स्लैब के लिए हो, ये 85% है। और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस सिचुएटेड इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये 85% है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है जो योग्य डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनको सरकार ने इनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ सेलेक्ट किया है, इनकी इच्छा जाहिर की गई है कि ये जिला जो है आगे बढ़ने चाहिए। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करता है तो उसमें गारंटी कवरेज होंगे 85%। अभी आता है ZED सर्टिफाइड MSC। ZED एक सर्टिफाइड करता है माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस का, जो मिनिस्ट्री है वो कुछ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट डिक्लेयर करता है। मतलब ऐसे यूनिट हैं जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट हैं, ऐसे यूनिट सर्टिफाई करता है MSC, और ऐसे में गारंटी कवरेज जो है 85% होता है। मतलब ये सेलेक्टेड एरिया होते हैं जहां पर जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट होता है, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है एनवायरमेंटल को, तो MSC जो है वो सर्टिफाइड रहते हैं, वहां पर कवरेज है 85%। SC ST एंटरप्रेन्योर को 85% और ऑल अदर कैटेगरी ऑफ बारोवर को 75%। तो इसमें आप देखे होंगे पुराना अगर देखेंगे कवरेज तो वो 80% या 75% था, जिसको बढ़ा के यहाँ पर देखिए 85% कर दिया गया है। मतलब सेलेक्टेड एरिया में जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि जहाँ पर डिसएडवांटेज हैं, पुअर लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर कवरेज बढ़ा दिया 85%। तो ये सीट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गारंटी कवरेज पहला इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 2 करोड़ का रिटेल ट्रेड में, दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा गारंटी कवरेज। तो गारंटी कवरेज बढ़ा दिया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 85%, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफाइड MSC है तो 85%, ST SC एंटरप्रेन्योर है तो ये 85%। तो ये कवरेज बढ़ा दिया, और कवरेज बढ़ाने से क्या होगा, बैंकें जो हैं इनको और लोन देने के लिए अग्रसित होंगे। अगला है जो गारंटी फी में भी कम किया है प्रीमियम। तो ये भी एक परिवर्तन किया है नए सर्कुलर में कि जो भी स्टैंडर्ड रेट है प्रीमियम के, क्योंकि ये जस्ट लाइक इंश्योरेंस है, अगर कोई लोन प्रपोजल बैंक में आता है और बैंक उसको देने के लिए एग्री होता है तो बैंक उसको CGTMSE कवरेज के तहत उसको अप्लाई करते हैं, CGTMSE ट्रस्ट के पास भेजते हैं। ट्रस्ट जो है बैंक जब देती है तो नेग्लिजिबल चांस रहता है कि ट्रस्ट उसको एक्सेप्ट ना करे। अगर बैंक के मैनेजमेंट ने उसको भेज दिया तो ट्रस्ट जो है वहां से उनको डिमांड भेज देते हैं, और उसके बाद उस ट्रस्ट ना प्रीमियम का डिमांड करता है, प्रीमियम दे दीजिए तो गारंटी कवरेज चालू हो जाता है। तो वो प्रीमियम रेट यहाँ पर कहा गया है, इसमें भी कमी लाई गई। पहले ये ₹1.80 तक था आखिरी स्टेज में, लेकिन अभी देखिए बहुत कमी की गई है, प्रीमियम भी कम किया गया है। तो सरकार जो है सहूलियतें बढ़ाए हैं बारोवर के लिए। तो गारंटी फी अपफ्रंट अगर बात करें, अगर 10 लाख तक का स्लैब है तो 0.75 स्टैंडर्ड रेट होगा। 10 लाख से 50 लाख तक का स्लैब है तो 1.10 स्टैंडर्ड रेट होगा। और अगर 50 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ तक हैं तो 1.20 स्टैंडर्ड रेट होगा। तो आपको स्टैंडर्ड रेट तो पूरी तरह से याद रखने हैं हायर स्केल के लिए। क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए हो सकता है ये ना पूछे, लेकिन हायर स्केल के लिए आपको ये स्टैंडर्ड रेट जो है याद रखने हैं। ये 10 लाख तक 0.75%, 50 लाख तक 1.10% और 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक 1.20। अब यहाँ पर फी दिया गया है जो यहाँ पर ये डिस्काउंट वाला फी है। अगर 10% का डिस्काउंट है तो इस तरह से फी होगा, और प्रीमियम के साथ इस तरह से फी होगा। तो नॉर्मली जो है
10 लाख तक है तो 0.75 है, लेकिन अगर 10% का डिस्काउंट है तो 0.68 होगा। और ये डिस्काउंट किसको है आगे हम बताएंगे, आगे वाले सीट में है कि ये 10% का डिस्काउंट किस किस एमएससी को मिलेगा, मतलब कौन कौन से ऐसे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जिनको ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ये आगे वाले सीट में आपको मिलेगा। तो अगर डिस्काउंट हुआ तो उनका स्टैंडर्ड रेट बदल जाएगा। अब आता है फी रेट विथ रिस्क प्रीमियम। क्या होता है, जब भी इसको लोन देंगे तो उनको 3 कैटेगरी में रिस्क प्रीमियम के लिए बोला गया है कि उस बैंक में कितना एनपीए हुआ है, साथ ही साथ उस बैंक का कितना क्लेम जो है रेशियो है, और तीसरा जो है उनका कितने बार वो क्लेम सेटलमेंट हुआ है। इस आधार पर एक रिस्क प्रीमियम तय किया जा रहा है और रिस्क प्रीमियम के आधार पर रेटिंग की जाएगी और फिर उसमें परसेंटेज निकाला जाएगा। तो 15% के रिस्क में आता है तो फिर 15% का प्रीमियम लगेगा, 30%, 70%, 50%, इस तरह का प्रीमियम ऐड होगा। तो अगर आपको याद रखना है तो स्टैंडर्ड रेट याद रख लीजिए, और जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड रेट में डिस्काउंट है उसको याद रख लीजिए, बाकी टेबल्स को याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। अब बात करते हैं आगे सीट में, इसको समझते हैं कि इसका एनुअल गारंटी फी क्या होता है। एनुअल गारंटी फी एक ऐसा फी है जो गारंटी अमाउंट होता है, पहले साल के लिए गारंटी अमाउंट होगा, वो होगा पूरा लोन का सैंक्शन लिमिट। लोन का जो सैंक्शन लिमिट होगा वो गारंटी कवरेज होगा, मतलब पहला फीस जो पे करेगा, मान लीजिए 2 करोड़ का लोन है तो 2 करोड़ के हिसाब से वो फी देगा। जो स्टैंडर्ड रेट हमने दिया है यहाँ पर 1.20, साथ ही साथ इनका अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के आधार पर, या प्रीमियम है तो प्रीमियम के आधार पर। लेकिन उसके बाद के सालों के लिए जो प्रीमियम डिसाइड किए जाएंगे वो डिसाइड किए जाएंगे सैंक्शन लिमिट के आधार पर नहीं, उनके आउटस्टैंडिंग के आधार पर तय किए जाएंगे। तो एनुअल गारंटी फी विल बी चार्ज ऑन द गारंटीड अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर and on the outstanding amount for the remaining tenure of the credit facility sanction renewed to micro small enterprises। तो पहला साल जितना लोन सैंक्शन किए उस पर गारंटी अमाउंट रहेगा, और उसके बाद वाले जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा, सपोज आज 10 लाख, आज 1 करोड़ का लोन लिया और एक साल में वो 10 लाख पटा दिया, 90 लाख आउटस्टैंडिंग है, कवरेज 90 लाख के हिसाब से होगा, तो फीस भी 90 लाख के हिसाब से होगा। अगर टर्म लोन है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट शुड बी कैलकुलेटेड एज ऑन 31 दिसंबर अगेंस्ट ईच गारंटी अकाउंट। वर्किंग कैपिटल है तो एनुअल गारंटी फी वुड बी कैलकुलेटेड ऑन मैक्सिमम पीक वर्किंग कैपिटल लिमिट अवेल्ड बाय बोरोवर एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर टर्म लोन है तो 31 दिसंबर की तारीख पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पर गारंटी फीस कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर वर्किंग कैपिटल है तो पिछले जो कैलेंडर ईयर में जो हाईएस्ट पिक वाला अमाउंट था उस पर गारंटी फी कैलकुलेट किया जाएगा। ये बात कही गई है। पहले साल में जो है पूरी लिमिट का होगा, उसके बाद वाले साल के लिए ये कैलकुलेशन है। अब ये देखिए जो मैं कह रहा था कि किसको किसको 10% की छूट है। तो ये जो गारंटी फीस का अभी स्ट्रक्चर आपने देखा कि 0.75% जो है वो 10 लाख तक होगा, 50 लाख तक 1.10% स्टैंडर्ड रेट, और 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक 1.20% जो स्टैंडर्ड रेट होगा, उसके बाद रिस्क प्रीमियम। लेकिन उस स्टैंडर्ड रेट में भी रिलैक्सेशन दिया है। कौन कौन से सेक्शन में दिया है देखिए, अगर वीकर सेक्शन है, अनडिजर्व सेक्शन है, वुमेन है, SC ST है तो 10% का रिलैक्सेशन है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और अगर 50 लाख तक लोन है तो 10% का डिस्काउंट है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 10% का डिस्काउंट है, और जीरो डिफेक्ट सर्टिफाइड MSC है तो वहाँ भी 10% का। तो आपको ये वाला हिस्सा याद रखना पड़ेगा, ये 10% का डिस्काउंट जो है कौन से यूनिट को है। तो आपका वुमेन, SC ST, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 50 लाख तक, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स, और जीरो डिफेक्ट सर्टिफाइड माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस को 10% का डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नया एडिशन किया है, तो उम्मीद है कि इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपका पेमेंट ऑफ एनुअल गारंटी फीस। तो जो एनुअल गारंटी फीस होता है उसका पेमेंट जो है
30 दिनों के अंदर, पहले डिसबर्समेंट के 30 दिनों के अंदर कर देने चाहिए एनुअल गारंटी फीस। सो एनुअल गारंटी फीस इज टू बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट। और इसके लिए सभी बैंकों के पास एक CGTMSE सेल होता है, और वो CGTMSE सेल जो है सीधे CGTMSE के साथ संपर्क करता है और केस बाय केस उनको डिमांड जनरेशन के आधार पर उनको फीस पे करता है और कवरेज प्रोवाइड करता है। अगर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड नोटिस ऑफ गारंटी फीस विच एवर इज लेटर ऑन सच डेट एज द स्पेसिफाई ऑफ द ट्रस्ट। मान लीजिए 30 दिन के अंदर अगर फर्स्ट डिसबर्समेंट का डिमांड ही नहीं आया, तो उसमें ये कहा गया है कि CGTN के आधार पर डिमांड नोटिस आता है, तो जैसा CGTMSE का डिमांड नोटिस आता है वैसा पे कर दीजिए। अदरवाइज एक नॉर्मल क्राइटेरिया है कि 30 days के अंदर पे करना है। Annual guarantee fees is to paid by before 15th April each year or any other specified date by the trust। ये बोला गया है कि 15 अप्रैल से पहले ये एनुअल गारंटी फीस पेड हो जाना चाहिए। एकदम हायर स्केल में ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आप याद रख लीजिए कि 15 अप्रैल से पहले एनुअल गारंटी फीस पेड हो जाएंगे। एक नया एडिशन किया है जो मैंने आखिरी में ये येलो शेडेड में किया है, इसको नोट कर लीजिए कि नए जो MLI हैं, मेंबर ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, तो अगर नए रजिस्टर्ड हुए हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है ट्रांजैक्शन का CGTMSE का, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही नए हैं MLI, तो उनका जो रिस्क प्रीमियम होगा पहले साल के लिए 70% का रिस्क प्रीमियम होगा। जैसे 15%, 30%, 50%, 70% का रिस्क प्रीमियम है। तो ये कहा गया है कि MLIs न्यूली रजिस्टर्ड which do not have sufficient history of transaction under CGTMSE will be placed at 70% of risk premium for a period of at least 1 year। ये इसलिए कहा गया है राजू नयन जी कि अभी नया कोई MLI है, रजिस्टर्ड होके आया, वो ज़्यादा प्रीमियम ट्रस्ट को दिया नहीं है, शुरू अभी देना शुरू किया है, उस ट्रस्ट के पास उसका पैसा नहीं है, इसलिए उनसे ज़्यादा मांग रहा है। 70% रिस्क प्रीमियम से 2 बोल रहा है, ताकि उनके पास जो है पहले फर्स्ट साल तक उनका ज़्यादा प्रीमियम आए। ये बात नया ऐड किया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पूछ सकता है कि MLI न्यूली रजिस्टर्ड, देन द रिस्क प्रीमियम विल बी कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट ईयर इज एट द रेट ऑफ, तो 70% टिक लगा दीजिएगा। अब रिवाइवल की बात आती है, तो अगर मान लीजिए कोई गारंटी फीस नहीं पे किया है, तो उस स्थिति में रिवाइवल किया जा सकता है। इसके लिए जो है गाइडलाइन है कि इफ द गारंटीड अकाउंट गेट क्लोज ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल गारंटी फीस, द गारंटी अंडर द स्कीम शेल नॉट बी अवेलेबल एंड रिक्वेस्ट फॉर रिवाइवल अकाउंट डिलेड पेमेंट विल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई गारंटी अकाउंट है और वो कोई पेमेंट नहीं करता है उसका एनुअल गारंटी फीस, तब उस कंडीशन में उसको रिवाइव कर सकता है। रिक्वेस्ट फॉर रिवाइवल ऑफ अकाउंट विल हैव टू द सबमिटेड विद इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो वो रिक्वेस्ट जो है जो लेगा वो अकाउंट रिवाइव होगा अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होगा। और अकाउंट स्टैंडर्ड में होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, और जो है किसी तरह का जो उसमें NPA जो स्लिप नहीं होना चाहिए विद इन 180 days, ऐसा कहा गया है। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइवल अकाउंट 180 दिन के अंदर जो है NPA में टर्न अगर होता है, तो क्लेम जो है रिजर्व हो जाएगा। इस CGTMSE के उसके पास पावर है कि वो अपने पास राइट रखा है कि अगर किसी का रिवाइव कर लिया कोई क्लोज्ड अकाउंट का, तो क्लोज अकाउंट कैसे हो गया? गारंटी कवरेज अगर मान लीजिए नहीं दिया तो उसमें गारंटी कवरेज नहीं हुआ, लेकिन उसको रिवाइव करने के बाद फिर अगर वो 180 दिन के अंदर NPA में टर्न हो जाता है तो CGTMSE उसको रिजेक्ट कर सकता है। ये बात कही गई है। अगला महत्वपूर्ण चीज है इसमें, जो अगर लेट करते हैं तो पेनल इंटरेस्ट कितना होगा। अगर रिवाइवल करते हैं, मान लीजिए फीस नहीं पे करते हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए फीस पे करते हैं, तो उसमें कहा गया है पेनल इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 4% ओवर द बैंक रेट पर एनम एंड एडिशनल रिस्क प्रीमियम एट द रेट ऑफ 15% ऑफ स्टैंडर्ड रेट।
तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जब भी कोई क्लोज्ड अकाउंट है गारंटी कवरेज में, अगर उसने अपने गारंटी फीस नहीं पे किया है और फिर से रिवाइवल करने के लिए आता है, तो अभी एप्लीकेशन देता है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो रिवाइव होगा, बशर्ते वो स्टैंडर्ड अकाउंट हो, सही अकाउंट हो, लेकिन उसमें पेनल इंटरेस्ट लेंगे 4% बैंक रेट के आधार पर, और रिस्क प्रीमियम लेंगे 15% का, स्टैंडर्ड रेट का 15%। अब जैसा कि ज्यादातर पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछा जाता है, तो सीधे ये एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से बताया है कि इसका एक लॉक इन पीरियड पूछता है कि लॉक इन पीरियड क्या है। लॉक इन पीरियड है क्लेम का 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट डिसबर्समेंट। अगर मान लीजिए आज लोन दिए शंकर जी, तो वो लोन एनपीए कब हो सकता है? आज लोन दिए तो वो लोन कब एनपीए होगा? अगर टर्म लोन है 18 महीने बाद। 18 महीने बाद होगा। नहीं सर, एनपीए कब हो सकता है? अगर आज 90 लोन दिए डेज तो बाद। है 90 डेज, 90 डेज। हाँ, अगर आज लोन दिए और 90 दिन तक अगर वो अपना ईएमआई नहीं पे किया तो एनपीए हो जाएगा। तो यस जैसे ही सर। एनपीए हो गया, हम सीजीटीएमएससी के पास पैसा नहीं मांग सकते। वही बात पूछ रहा है, सीजीटीएमएससी के बाद पैसा कब मांगेंगे? 18 महीने बाद। 18 महीने बाद। जब हम डिसबर्स किए हैं लास्ट डिसबर्समेंट, उससे 18 महीने बाद ही उससे मांगेंगे। भले ही एनपीए वो 3 महीने बाद, उसका तो मतलब क्या बोलते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार है ना, एनपीए हो सकता है। वो जरूरी थोड़ी ना है कि आज लोन दिए तो नहीं होगा, हो सकता है। हाँ, 3 महीने बाद होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी, उसको जांच की जाएगी कि क्या स्टाफ अकाउंटेबिलिटी होगी ना, कि स्टाफ की गलती तो नहीं है लोन देने में, ये जांच की जाएगी, वो अलग बात है, डीएडी का मैटर है। लेकिन हम क्लेम मांगेंगे 18 महीने बाद फ्रॉम द लास्ट डिसबर्समेंट, या गारंटी स्टार्ट डेट विच एवर इज लेटर। मान लीजिए गारंटी स्टार्ट बाद में हुआ, इसका मतलब है कि आपने प्रीमियम लेट दिया है या डिमांड फॉलोअप सही से नहीं किया, तो उनमें से जो बाद में होगा उससे 18 महीना लेके। ठीक है। आज सपोज हमने, शंकर जी, आज हमने उसको डिसबर्स कर दिया 1 करोड़, लेकिन सर गारंटी स्टार्ट हुआ है अगले महीने, तो आज से 18 महीना नहीं गिनेंगे, वो जब से गारंटी स्टार्ट हुआ उससे 18 महीने। ये बात है, बराबर है? ठीक। बराबर सर। बाकी ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल से जुड़े हुए जो सवाल है आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। कारण क्या है, ये जो पहले इस योजना आती है इस तरह की, तो उसमें कुछ फेरबदल हुए थे 2013 में, कि 2013 से पहले सैंक्शन है तो उसमें कितना कवरेज होगा एनपीए का। तो इसमें ये कहा गया है क्लेम के लिए, अभी मान के चलिए वर्तमान में ये कहा गया है 2018 में कि कोई भी लोन अकाउंट अगर एनपीए हो जाता है तो आप 3 साल के अंदर उसको मांग लीजिए, पैसा क्लेम कर सकते हैं 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनपीए। याद रहेगा इतना शंकर जी? यस सर। अपन 2013 की बात नहीं जाते। 2013 के समय कंडीशन था कि अगर 2018 से पहले का कोई एनपीए अकाउंट है और वो सैंक्शन जो है 1 जनवरी 2013 के पहले हुआ है, और एनपीए 15 मार्च 2018 से पहले हुआ है, तो उसमें ये देखा जाता था कि एनपीए होने के 1 साल के अंदर हम क्लेम कर सकते हैं। फिर बाद में एक कंडीशन आया कि एनपीए 15 मार्च 2018 के पहले का है, लेकिन वो लोन सैंक्शन हुआ है 1 जनवरी 2013 के बाद, तो 2 साल का समय मिला। लेकिन वर्तमान में ये बात है 15 मार्च 2018 के बाद लोन सैंक्शन हुआ, 15 मार्च 2018 के बाद का एनपीए हुआ, तो 3 साल का मिलेंगे। 3 साल एनपीए होने के 3 साल के अंदर सीजीटीएमएससी से पैसा मांग लीजिए, नहीं तो 3 साल बाद मांग भी नहीं पाओगे। वैसे मांगने कितने साल बाद मांग सकते हैं उससे? 18 महीने बाद मांग सकते हैं। 18 महीने बाद मांग सकते हैं। मान लीजिए उस लोन को आज 18 महीना हुआ, गारंटी कवरेज स्टार्ट हुआ और ठीक 18 महीने एनपीए हुआ, तो तुरंत मांग सकते हैं, है ना? तुरंत मांग हाँ सकते हैं। लेकिन इसमें उसकी वैलिडिटी है कि आज एनपीए हुआ तो आज हम एनपीए मार्किंग कर रहे हैं, तो आज से 3 साल के अंदर उनसे पैसा मांग सकते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है, कई बार भूल गए तो ये 3 साल का समय दिया है। चलिए, अगला है कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन है, कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बात कही गई है कि आप सीजीटीएमएससी से पैसा तभी मांग सकते हो
जब आप लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो। अभी टूल्स आप रिकवरी के लिए आपने सर की क्लास पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि आप लीगल प्रोसीडिंग करते हैं, कोर्ट में सूट फाइल करते हैं, डीआरटी करते हैं, सिविल सूट करते हैं, सरफेसी करते हैं, फिर आप जो है उसको एनसीएलटी में ले जाते हैं, आईबीसी करते हैं, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी। तो लीगल प्रोसीडिंग चालू होगा तभी ही क्लेम मिलेगा, नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा। ये बात कही गई है सीजीटीएमएससी के कंडीशन में। अगर आप सीजीटीएमएससी से पैसा मांगने जा रहे हो तो सीजीटीएमएससी को आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हम बारोवर के अगेंस्ट लीगल एक्शन चालू कर दिए हैं, लीगल प्रोसीडिंग चालू कर दिए हैं। लेकिन ये कंडीशन जो है उनके लिए वेव किया गया है अगर उसका आउटस्टैंडिंग 50,000 तक है। मान लीजिए हमारे शंकर जी 2 करोड़ का लोन किसी को दिए और वो बेचारा पटाते पटाते 48,000 का बैलेंस बच गया, तो 48,000 का बैलेंस बच गया तो सीजीटीएमएससी बोलता है तो उसको लीगल प्रोसीडिंग मत करो यार, अभी 50,000 से कम है, आप जो है हमें सीधे क्लेम कर दो, हम दे देंगे पैसा। ये बात कही गई है। और अगली बात कही गई है कि ट्रस्ट सेल पे 75% ऑफ गारंटीड अमाउंट विद इन 30 डेज। ट्रस्ट बोलता है कि आप मुझे को क्लेम करो, मैं 30 दिनों के अंदर जो भी गारंटीड अमाउंट है उसका 75% दे दूंगा। गारंटीड अमाउंट कैसे है? जैसे मान लीजिए शंकर जी 2 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ का लोन है अदर एक्टिविटी के लिए, तो उसमें सर। गारंटी कितना है? गारंटी कितना होगा? मैक्सिमम गारंटी 75%। 75% मतलब सामान्य कैटेगरी के लिए बोला हूँ, अदरवाइज अगर वुमेन है तो 85% है, और अदर कैटेगरी है तो 75% है। मान लीजिए वुमेन बेनिफिशियरी है, 85% है, तो 2 करोड़ का 85% जो है कवरेज है। तो 2 करोड़ का 85% कितना होगा? 1,75,00,000, यही होगा ना? हाँ सर। हाँ 1 सर। करोड़ 1,75,00,000 होगा। कितना होगा? 1,75,00,000 होगा कि कैसे होगा? 1,70,00,000 होगा, है ना? हाँ सर। 1,70,00,000। हाँ एक हाँ 1,70,00,000 होगा, तो 1,70,00,000 का 75% तुरंत दे देगा 30 दिनों के अंदर, और बाकी 25% को बोलेगा कि आप रिकवरी प्रोसीडिंग पूरा कर लीजिए, जब पूरा वसूल कर लोगे जितना बचेगा हम दे देंगे। ये बात कही गई है। और बाद में ये बात भी कही गई है कि जब भी उससे वसूली हो तो हमारा हिस्सा वापस करना, ठीक है? अच्छा जैसे सही ओटीएस बात होगा है। तो हमारा पैसा वापस करना बोल रहा है, क्योंकि आप तो पैसा लिए हो, अब पैसा वापस करना है। ये बात सीजीटीएमएससी, मतलब सीजीटीएमएससी को पैसा पूरे वापस करने हैं, फिर आप उसको ओटीएस करोगे, ठीक है? आप मांगोगे तो 75% तुरंत दे देगा जो कवरेज अमाउंट है, और बाकी 25% बोलेगा कि आप सारे हथियार अपना लो, सरफेसी से लेके सारा हथियार अपना लो, फिर बच जाए तो हमसे मांग लेना बोलता है। तो ये बात कही गई सही है। बात। और बोला ये गया है कि जब वो उसका ओटीएस वगैरह करते हो तो हमें हमारा पैसा वापस कर देना, ये बात कही गई है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक नया परिवर्तन और किया गया है, इसको आपको जानने की जरूरत है। इसी 1 दिसंबर 2022 से ये लागू किया गया। जब मैं बात कर रहा था शुरू में जिसमें आरआरबी को है, आरआरबी को कितना कवरेज है राजू नयन जी? लोन मैक्सिमम लोन कितना है? 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख है। तो ठीक उसी तरह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में शामिल किया गया है इस योजना के तहत। तो ये एक नया परिवर्तन किया गया है। इसमें एमएलआई जो है, बहुत सारे एमएलआई हैं, मतलब सीजीटीएमएससी में, जैसे कि आपके नेशनलाइज बैंक हैं। नेशनलाइज बैंक के जो जितने भी बैंक हैं वो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं। तो जो एमएलआई रजिस्टर्ड है, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, ये सारे एमएलआई हैं। तो उसी में से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, पहले इनको मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के तहत इसमें कवरेज नहीं मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है अभी बहुत ज़्यादा गांव में जो ऐसे जगह हैं जहां पर वो ये फाइनेंस करते हैं, डिसएडवांटेज जहां पर लोग रहते हैं वहां पर फाइनेंस करते हैं, तो इनको भी कवरेज दे दिया सीजीटीएमएससी, और उनको बोल दिया कि आप मेंबर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको कवरेज एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया उनमें दिया है। उनमें ये क्राइटेरिया दिया गया है कि जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होगा
शुड हैव बीन अंडरटेकिंग माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट 36 मंथ, पिछले 36 महीनों से वो माइक्रो फाइनेंस कर रहा हो, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये कहा गया है कि जो भी प्रूडेंशियल ग्रेडिंग होगी उनका, वो माइक्रो फाइनेंस रेट 5 उसका स्कोर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये कहा गया है कि मिनिमम कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होगा 15%, मतलब CRAR जो है उसका 15% होना चाहिए उस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, और उसका डेट इक्विटी रेशियो जो है 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10:1 से ज़्यादा डेट इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर से लिया गया पैसा 10 से ज़्यादा उसके जो उसके कैपिटल से नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है। और उसका जो पोर्टफोलियो है, जो 90 दिन से ज़्यादा का रिस्क वाला पोर्टफोलियो, वो 5% से कम होना चाहिए, मतलब NPA उसका 5% से कम होना चाहिए, और मिनिमम एसेट साइज जो है 100 करोड़ का होना चाहिए, और कवरेज मैक्सिमम जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का 50 लाख है। तो आपको सवाल ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में CGTMSE में मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में किसको शामिल किया गया, तो आपने लिखना है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया। फिर सवाल पूछ सकता है कि इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में शामिल किया गया है CGTMSE कवरेज लेने के लिए, एसेट साइज मिनिमम कितना होना चाहिए, तो एसेट साइज शुड भी 100 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, गारंटी कवरेज मैक्सिमम लोन जो है कितना होना चाहिए पर बारोबार माइक्रो फाइनेंस के लिए, तो 50 लाख होना चाहिए। ये बात आपको याद रख लीजिए। तो एक बहुमूल्य जानकारी और है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भले ही इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन इंटरव्यू की दृष्टि से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो इंटरव्यू की दृष्टि से ये पूछा जाता है कि भाई CGTMSE कवरेज का बेनिफिट क्या है। तो CGTMSE कवरेज का बेनिफिट, ये वाली सीट जो आप अभी देख रहे हैं, ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे सवाल, तो उसका आपके लिए बढ़िया उत्तर होगा कि सर अगर कोई लोन CGTMSE के अंदर कवरेज है तो हमको 0 रिस्क वेट है, हमारा जो बैंक का जो रिस्क वेट 0 होता है, जिससे कि हमारा कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं है, CRAR मेंटेन जो है उसको कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम कितना भी लोन देंगे उसमें कैपिटल पे सीधा असर नहीं पड़ेगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ गारंटी लेता है वहाँ 0 रिस्क वेट होता है। दूसरा, लेस प्रोविजनिंग, जब कवरेज CGTMSE है तो प्रोविजन भी 0 हो जाता है। और तीसरा मुख्य है कि जो आपका जो लोन देने का जो टेट है, टर्न अराउंड टाइम है, कम होता है। बताओ क्यों कम होगा राजू नयन जी? CGTMSE कवरेज में अगर कोई आता है तो आपका टेट कम हो जाता है, मतलब टेट जो है सही हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम लोन देने का। क्यों? क्योंकि कोई LSR नहीं करना है, कोई वैल्यूएशन नहीं करना है, सिक्योरिटी है ही नहीं। तो सिक्योरिटी होने से क्या है, 30 साल का लीगल सर्च करो फिर उसको देखो तो समय बच जाता है, इसलिए उसको सैंक्शन करने का टर्न अराउंड टाइम इंप्रूव हो जाता है। अगला मुख्य बेनिफिट है कि जो आपका चांसेस ऑफ फ्रॉड, जो मॉर्गेज में फ्रॉड हो जाता है, पेपर गलत दे दिया या कहीं बाद में हमको दिक्कत हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगा, क्लीन लोन हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा, तो ये बच गया। अगला, बार बार वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी बच जाता है कि ओवर वैल्यूएशन कर दिए, ये वाला जो इरेगुलेटरी है वो भी बच जाएगा। फिर सिक्योरिटी का पोस्ट इंस्पेक्शन करना, ये सारी चीज़ें कंप्लायंस करना, LSR फिर से कराना, वैल्यूएशन फिर से कराना, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से 3 साल में वैल्यूएशन करना है, फिर रिन्यूअल करते समय LSR कराना है, तो ये सारा बच जाएगा। और कोई फॉर्मेलिटी सरफेसी के तहत है, उसको कब्जा करने के लिए नहीं इसमें कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट हैं इस योजना के। तो जब इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो 2-4 आप ये इसके बेनिफिट बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो जी हाँ साथियों, आज हम लोग CGTMSE के रिवाइज्ड गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जाने हैं, जिसके माध्यम से आप ये जान पाए हैं कि CGTMSE में 30 नवंबर 2022 को कुछ परिवर्तन किए गए हैं, और उस परिवर्तन के आधार पर
आप जो है अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन जो है आपके प्रमोशन एग्जाम में आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आने की उनकी पूरी संभावना है। तो रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं अक्सर हालात देख के, है ना शंकर जी। अगर आप खामोश हो तब भी लोग Yes, आपको sir. जानते हैं, तब तो रुतबा है ना? अल्फाज का सही क्या? बात। अल्फाज तो ये है कि शंकर जी हमारे काम आए तो हम बोलेंगे वाह शंकर जी बहुत बढ़िया है, शंकर जी काम ना आए तो बेकार आदमी है, मेरा काम खाता ही नहीं खोला है, है? बेकार है तो बैंक में गया तो मुझे भगा दिया। तो सही अल्फाज का। बात। और रुतबा क्या है? आप कुछ भी ना बोल रहे हैं तब भी आपको ऐसा लगे वाह क्या सर है, सर मानना पड़ेगा है। खाता का एकदम नीले कलर का खाता खोल के दे दिया, है ना? तो मजा आ गया ना? हाँ सर। ये सेशन में क्या सीखने मिला आपको? क्या चेंज हुआ CGTMSC में? GTMSC में सर वो 100 करोड़ था ना, अभी 2 करोड़ हो गया सर। 1 करोड़? यही है सर हमारे लेवल का, तो इसमें यही 1 नंबर का बनता है। हाँ 1 करोड़ का कवरेज था, जिससे बढ़ा के अभी 2 करोड़ कर दिया गया रिटेल ट्रेड। हाँ सर, तो यही अदरवाइज, हमारे लेवल हाँ का बनता है। अदरवाइज मैक्सिमम जो लोन था वो 2 करोड़ था, लेकिन हाँ जी। रिटेल उसमें वो 1 करोड़ था, उसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया। हाँ राजू नैन जी कैसे हैं? नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? कई बार नहीं क्या नहीं, होता नींद है नहीं आ राजू रही सर नैन मेरा। जी, असल में सर मेरा आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा ये हो रहा है सर। नहीं कई बार ना ध्यान से जो आप जिसको आप पसंद करते हो उसको सुनते रहोगे तो भी बढ़िया नींद आती है। जैसे मतलब आपको किसी की आवाज अच्छी लगती है तो आप कान में लगा दो और बस सो जाओ सर, नींद आती है ना? तो आजकल तो आप ही का आवाज ज्यादा अच्छा लगने लगा है सर। हाँ ये हुई ना बात। तो मैंने देखा कि हाँ अच्छा ये है। और जितना भी ना कई लोग ऐसे हैं, सोते रहते हैं फिर भी सुनते रहते हैं, क्योंकि वो वॉइस मेरे जनरेट जैसे करते रहते हैं ना, तो सर। उनकी सब याद रहता है, इसको बहुत याद रहता है, अपनी तो बस में भी सुनते रहता है राजू ने, है ना? हाँ तो राजू नैन जी 3 परिवर्तन बता दीजिए CGTMSC में भारत सरकार और सिडबी ने मिलाकर क्या परिवर्तन किए। एक परिवर्तन ये बता दिया इन्होंने, शंकर जी ने, एक परिवर्तन आप बता दीजिए। पहले पहला परिवर्तन तो है सर कि रिटेल ट्रेड सर 100 लाख 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया है सर। दूसरा दूसरा परिवर्तन सर कि इसमें ये सर इसको शामिल किया गया सर, ये फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस, MLI को सर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। MFI को सर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। हम्म। हाँ जी। और तीसरा परिवर्तन सर कि जो उसका गारंटी फी है सर, एनुअल गारंटी फी, उसमें कमी की गई है सर। बिल्कुल उसमें कमी की गई। और एक मुख्य परिवर्तन किया गया है इसका गारंटी कवरेज परसेंटेज में 85% कर दिया गया। पहले वो कर दिया गया। कुछ सेलेक्टेड MSC के लिए, जैसे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट MSC के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, वुमेन्स के लिए, तो ये 85% किया है। या सर ये जीरो सर ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट बोला जाता है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट बोला जाता है? अब वहां तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट आता है, और यहाँ पर देखेंगे तो वो JDD आता है। जेडी जेडीडी होता है, सर जेडीडी। जेडी सर इसकी जो फुल फॉर्म हमारी उसमें आई आई है सर, क्या बोलते हैं, हमारी जो बुकलेट आती है केंद्र बैंक की, हाँ हाँ उसमें सर जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट लिखा हुआ था। हाँ, उसको जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ही योजना कहा गया है ना? हाँ मतलब इसको सर बोलते हैं जो MSME है ना, उनको ZED सर्टिफिकेट लॉन्च जो देता है मंत्रालय। और ये शुरुआत किया है जो MSME यूनिट्स है ना, उनमें उनका आकलन किया जाता है, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको क्या कहा गया है, एक सर्टिफिकेशन लेना है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट योजना के तहत। पहले जीरो डिफेक्ट आता है, लेकिन वो सही कह रहे हैं, ये हाँ सर। जीरो हाँ सर। डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इसके पीछे का उद्देश्य समझिए, इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि ये सर्टिफिकेशन होने के बाद बैंकें हसल फ्री लोन देंगे, ये कब बात कहा गया, उनको सक्षम बनाया जाएगा। अगर कोई सरकार किसी MSME यूनिट को ZED सर्टिफिकेट दे देता है, जैसे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो इनमें क्या होता है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट में क्या होता है, अगर कंपनी को बोला कि कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, और ऐसी टेक्नोलॉजी से किसी भी एनवायरनमेंट को कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए, डिफेक्ट भी नहीं होना चाहिए,
और जिस उद्देश्य के लिए ये कंपनी बनाई गई है उसमें जो वेस्टेज जो होते हैं ना, उनका जो वेस्टेज मतलब क्या बोले उसको, जो भी चीज रॉ मटेरियल लगा रहा है उसमें वेस्टेज कम हो, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, है ना। जैसे ये हमारे शंकर जी है ना, इनका कुर्ता और ये सबको फिर से नया कुर्ता बना देंगे तो ज्यादा कचड़ा नहीं निकलना चाहिए, सारा सारा इस्तेमाल हो जाना चाहिए। ठीक है राजू जी, समझ गए? मतलब सरकार ने कुछ यूनिट्स को ऐसे सर बोल रहा है कि आप रॉ मटेरियल डालेंगे या कुछ भी चीज उत्पाद करेंगे ना, तो उसमें कचड़ा नहीं निकलना चाहिए, ज्यादा कचड़ा नहीं निकलना चाहिए। माल निकलना चाहिए। माल निकलना चाहिए, उत्पादन मतलब, तो उसमें उसको बोलता है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। क्योंकि कचरा निकलेगा तो वो कचरा कहाँ जाएगा, वो कौन सा नदी है ना दिल्ली के पास, यमुना नदी में यमुना जाएगा, नदी। है। और फिर दिल्ली में यमुना कचरा ढेर हो यमुना जाएगा, फिर केजरीवाल साहब वहां पहुंच जाएंगे, फिर बीजेपी के नेता भी कचरा पहुंच जाएंगे। तो कचरा ना निकले, मतलब कम वेस्टेज हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो ऐसे, और यूनिट्स को और सक्षम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल हो, चीजों को सही तरीके से हो, किसी प्रकार से इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, और उसका पर्यावरण संरक्षण में उस यूनिट का भी योगदान हो, इसलिए रेटिंग की जाती है ऊर्जा की। और कचरा अगर है तो उसको ऊर्जा खपत में लगा दो, इसी आधार पर रेटिंग की जाती है। समझ गए राजू नैन जी? फिर इसके लिए कुछ मानक दंड तय किए गए हैं सरकार ने, और उसमें जीरो इफेक्ट जीरो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के तहत कुछ सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं उनको, है ना। चलिए, तो एक बढ़िया चीज बता दिया हमारे राजू ने। एक सर्विस जो रिटेल है उसमें 1 करोड़ को बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया, और दूसरा कर दिया कवरेज जो है बढ़ा दिया, 85% बढ़ा दिया। तीसरा जो है यस सर। उसके जो MFI को गारंटी जोड़ फीस दिया। है उसमें कमी कर दी गई। गारंटी फीस क्यों कम किया गया शंकर जी, यस सर। क्यों कम किया गया? गारंटी पता नहीं सर क्यों किया। इसलिए इसलिए कम किया क्योंकि भाई लोग तैयार हो जाएं, पहले ज्यादा उनका खर्चा हो रहा था ना, गारंटी फीस कम कर दिया। ठीक है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं सर, इतना इतना थोड़ा ही ना हो गया बहुत सर। बहुत फर्क पड़ेगा। गारंटी फीस 1.8% था, तो जो 2 करोड़ का लोन ले रहा है उसके लिए तो फीस बहुत ज्यादा हो जाता था ना, अभी 1.20% हो गया। और गारंटी फीस कम होगा मतलब लोगों को उसका जो प्रीमियम है वो कम पड़ेगा ना, प्रीमियम कम पड़ेगा, उसका खर्चा होता था, तो उसका मतलब सोचो उसका बचत होगा ग्राहक का, है ना। तो ग्राहकों को एक सुविधा दिया है। और चौथा चीज जो परिवर्तन किया है वो किया है आपका, जो नया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो उनको 50 लाख का कवरेज दिया है कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ, कि पिछले 36 महीने से वो ऑपरेशन में हो, 100 करोड़ का उसका एसेट साइज हो, CRAR 15% हो, 5% से कम का NPA हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि जैसा कि शंकर जी समझ गए हैं वैसा सभी साथी समझ गए होंगे। तो समझ समझ की बात है, नहीं समझेंगे तो फिर देख के समझ लेंगे, ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और नोट्स बना रहे हैं ना शंकर जी? यस सर। अरे वाह, है ना। तो ये देखो, कागज कलम के साथ नोट्स बनाते हैं। आज राजू नयन जी क्या हो गया, आपका नेटवर्क आज चला जा रहा है, 12 बज गए जबकि। अब कल मैं जियो फाइबर लगाऊंगा सर, सबसे पहला काम कल का मतलब प्रायोरिटी है सर। ये तो सर फाइबर अभी लगाओ। दो तक क्यों तीन नहीं दिन से लगवाया सर? ऐसा हो रहा है। नेट मतलब डेटा है, डेटा नहीं खत्म हुआ है, लेकिन जो एयरटेल का जो सेवा है ना सर, उसमें कहीं ना कहीं उसके गुणवत्ता में बहुत कमी आ गई है इधर 2-3 दिन से। ठीक है, अभी जाओ गूगल पे और उसको रिक्वेस्ट कर दो कल जियो फाइबर लगा लो। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग एकदम बैंक कल में लगा काम करते लूंगा। हैं ना, बैंक में काम करते हैं तो लिंक नहीं है तो क्या काम, इसलिए अपना जीवन, अपन बैंकर हैं तो अपने को जियो फाइबर चाहिए घर में। क्यों क्यों सर बताओ? आपसे मैं कहना चाहता हूं सर कि आपके सर इस CGTMSC का जो क्लास हुआ सर, आप हाँ, ये इसको जियो फाइबर लगाना ही पड़ेगा आप कल, है ना। बहुत दूर बैठे हैं ना सर। बताइए बताइए राजनंदन जी, फिर से रिपीट करिए, आपकी आवाज नहीं आई। आपके आपके हिसाब से सर 3 क्वेश्चन जो CGTMSC में RRB के प्रमोशन एग्जाम में आ सकते हैं सर, आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, वो MSc audited। कौन कौन हो सकते हैं सर, इसके बारे में पूछ रहा हूँ सर। 3 सवाल। वो पहला, 3 क्वेश्चन। रिटेल ट्रेड में CGTMSC स्कीम के तहत
मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अंडर गारंटी कवरेज ऑफ CGTMSE स्कीम? तो मैक्सिमम लोन होगा 2 करोड़ फॉर रिटेल 2 ट्रेड। करोड़। रिटेल ट्रेड के लिए पूछेगा तो लोग 1 करोड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 2 करोड़ कर दीजिएगा। और दूसरा है मैक्सिमम जो कवरेज है, गारंटी कवरेज, वो 75% था, उसको बढ़ा के 85% कर दिया फॉर सेलेक्टेड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने कुछ सेलेक्टेड ऐसा। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए वो 85% कर दिया। फिर बोलेगा कि जो स्टैंडर्ड रेट 1.80% था, उससे घटा के 1.20 कर दिया स्टैंडर्ड रेट एनुअल गारंटी फीस का। और चौथा है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ उनको भी शामिल किया है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि 100 करोड़ का एसेट साइज हो, 36 महीने से वो काम कर रहा हो अपने एरिया में, और उसका CRAR 15% हो, और उसका जो NPA है 5% से कम हो। बस इतना ही से पूछा जा सकता है। लेकिन एक पूरा सेशन इसलिए ले लिया कि आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, इसी वजह से पूरा सेशन लिया। ठीक है, इसको दोबारा देख लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है राजू नैन जी। सर थैंक यू सर। सर ऐसा कौन सा बैंक है सर जो DICGC के अंडर ना आता हो सर? सभी बैंकें हैं DICGC में, ये माइक्रो फाइनेंस वगैरह नहीं आते हैं DICGC में। माइक्रो फाइनेंस है ना, माइक्रो फाइनेंस DICGC में नहीं आता। लेकिन DICGC अभी क्या है कि DICGC पहले जो क्रेडिट गारंटी देता था ना, अब वो क्रेडिट सर गारंटी जो है इनके लिए दूसरे नए यूनिट्स को रिवाइव कर लिया गया है। DICGC अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस को ज़्यादा देखता है। पहले एक जमाना था जिसमें IRDP होता था एग्रीकल्चर में, उसमें भी DICGC के कवरेज थे। अभी DICGC का कवरेज नहीं के बराबर है, पुरानी। एक और चीज मैं मॉडिफिकेशन आपको बता देता हूँ CGTMSE से जुड़ा हुआ। CGTMSE में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए 1 दिसंबर 2022 से पहले का है कवरेज, पहले का है, तो कवरेज कितना होगा? वो उसी के बराबर होगा जो पहले नियम 1 था। करोड़ 1 करोड़। हाँ, आज के बाद जो ताजा लोन होंगे वो 2 उसमें करोड़। उसमें नहीं होंगे। मतलब जैसे रिटेल ट्रेड में क्या था, 1 करोड़ तक का कवरेज था और 50% का कवरेज है। तो मान लीजिए 30 नवंबर के पहले का कोई लोन दिया है रिटेल ट्रेड में, उस पर आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ है, तो उसमें कवरेज 50% ही मिलेगा। ठीक। लेकिन आज 1 दिसंबर के बाद का अगर कोई लोन है, तो उसमें अगर रिटेल ट्रेड का है तो उसमें कवरेज जो है नए पॉलिसी के हिसाब से होगा। ये बात अपनी जानकारी के लिए, सवाल में अगर किसी हायर स्केल में पूछ लेगा तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 30 नवंबर से पहले का रिटेल ट्रेड है तो उसमें कवरेज 50% ही होगा। 1 दिसंबर के इफेक्टिव हुआ है तो 1 दिसंबर के बाद अगर आता है तो उसमें कवरेज ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो आपसे विदा लेते हैं। सर और हम लोगों का सर JRG बैंक का सर्कुलर सर। JRGB का सर्कुलर अभी चालू करेंगे ना, है ना? अभी मैं काम तो हो गया है, आपका स्ट्रेटजी बन गया है, किसी भी समय सर कर देंगे। सर हमारा भी सोचो सर। हाँ, कुछ नहीं है सर हमारे पास, तो बैंक ने भी नहीं कुछ सोचा इस बार। सर ये तो भेजा ही नहीं शंकर है। महाराज जी हैं सर, ये तो खुद शंकर जी हैं। ओके, भाई सबके कुछ नहीं है, हमारे बैंक ने भी हमें कुछ नहीं दिया इस बार तो। सबको सोचता हूँ, ये देखो इतने सारे, ये सारे अच्छे मैं गिफ्ट आप लोगों के लिए रखा हूँ, है ना? नए साल में ये देखिए इतने सारे गिफ्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सभी सभी के लिए रहेंगे। और आने वाले दिनों में राजू नैन जी आप आश्वस्त रहिए, कैनरा बैंक के लिए भी है, बहुत सारे सेशन हम करेंगे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेशंस को आप नोट करके सीखते सर चलिए। हमारे तो बिजनेस फिगर ही बता दो सर, हमें तो वो भी नहीं आई सर अभी हमारे पास। ठीक है, हम बता देंगे बिजनेस फिगर, CD रेशो, ये सब सर इसके ऊपर कोई। ठीक ठीक, पक्का, ओके, है ना? तो पहले इनका करते हैं, ये छोटा भाई है इनका कर देते हैं, ये JRGB का, फिर आपका कर देंगे सीक्वेंस वाइज, है ना? ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो आप सभी से विदा लेते हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ सीखेंगे, और मैं सिखाने के लिए आपके साथ रहूँगा, और रोज सीखेंगे। और कोशिश करेंगे मैं कि 3 3 सेशन होंगे, जैसे कि बहुत सारे और छोटे छोटे सेशंस भी हैं, रिकॉल क्वेश्चन का, इंग्लिश का, हिंदी का, और कंप्यूटर साइंस का, और बैंकिंग के लिए मैं पढ़ाते रहूँगा। और सर आप, इंग्लिश की क्लास तो बहुत लेट आई है सर, ये पहले आ जाती तो सर बहुत कोई फायदा बात होता नहीं, कल हमें। इंग्लिश की क्लास है,
कल इंग्लिश की क्लास है और एक 2 बैंकिंग की क्लास होंगी, एक कोई जीआरजीबी की क्लास होगी, फिर एक पीएनबी की क्लास होगी, फिर उसके बाद कैनरा बैंक की भी क्लास होगी आने वाले दिनों में। और नहीं भी होगी तब भी शंकर जी आया करेंगे, है ना, आते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आते हैं तो हमें लगता है कि कैनरा बैंक की क्लास है ना। चलिए, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए, और आपके साथ आसपास जो भी अगर व्यक्ति टकराता है तो उसका दिल जीतते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।